दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग का अनुदेशक। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो अनुपात और समानुपात के अंदर समय, काम और मजदूरी संबंधी समस्याओं से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में है। तो हम शुरू करते हैं कि समय, काम और मजदूरी संबंधी समस्याओं को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, समान कार्य क्षमता वाले व्यक्ति की संख्या और काम किए जाने वाले समय और दिन में अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। दूसरा है, किसी काम में लगे हुए मजदूरों की संख्या को बढ़ाने से काम जल्दी और मजदूरों की संख्या को घटाने से काम देरी से पूरा होता है। तीसरा है हमारा, एक से अधिक मजदूर के एक साथ काम करने पर समय कम और अलग अलग कार्य करने पर समय अधिक लगता है। समय, काम और मजदूरी संबंधी समस्याओं में एक से अधिक मजदूरों की कार्य क्षमता को समान मानकर ही प्रश्नों को हल किया जाता है। अब यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 8 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे नेचुरली कि हमारे पास पहले व्यक्तियों की संख्या कम थी, अब हमारे पास व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो हमारे पास जो 32 दिन का काम है वो कम समय में पूरा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल के अंदर हमारा जो अनुपात होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हल करेंगे कि 5 व्यक्ति एक काम को पूरा करते हैं 32 दिन में, इसलिए यदि यही एक व्यक्ति एक काम को पूरा करेगा तो 32 × 5 हो जाएंगे, और इसीलिए 8 व्यक्ति एक काम को पूरा करेंगे तो 32 × 5/8 यहाँ पर आएगी संख्या 20। अतः 8 व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे, जो कि हमके 5 व्यक्ति 32 दिन में पूरा कर रहे थे। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर हमारे पास दिनों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा उदाहरण है, क तथा ख एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। क तथा ग इसी कार्य को 15 दिन में और ख तथा ग इसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि क ख ग एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने समय में कार्य को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं हम इसको कि प्रश्न में दिया गया है क तथा ख कार्य करते हैं 12 दिन में, क और ग करते हैं 15 दिन में, ख और ग करते हैं इसको 20 दिन में। इसलिए क तथा क किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं, इसलिए क और ख उसी कार्य को एक दिन में करेंगे 1/12 भाग। इसी तरह क और ग करेंगे 1/15 भाग में, और ख तथा ग करेंगे 1/20। एक काम को पूरा करने में जो समय लगेगा उनको एक दिन में जो काम करेंगे वो 1/20 के भाग के बराबर होगा। यदि तीनों क ख ग एक साथ कार्य करेंगे तो क ख ग द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों मिलकर के 6 हो गए, इसलिए ये 1/2 करेंगे हम यहाँ पे। और 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, इसमें हम 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से लिख करके इसके अंदर 2 का भाग देंगे। 12 में 2 का दिया 6 आया, 15 को एज इट इज लिख देंगे, 20 में 2 का दिया 10 आया, फिर इसके बाद दोबारा 2 का भाग देंगे तो ये 3, ये 15 और ये 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 का देंगे तो ये 3 और 1 आ जाएगा, फिर 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम 2 × 2 × 5 × 3 आ जाएगा, जो कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ये 60 हो जाएगा। उस कंडीशन में हम यहाँ पे एलसीएम निकाल के यहाँ 60 लिख देंगे, और क्योंकि इन सबको ऊपर से 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, इसलिए 5, 4, 9 और 3 12/60। 12/60 को काटेंगे तो 1/5 आएगा, और ये 1/2 है तो 1/10 हो जाएगा। अतः क ख ग अगर एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य को पूरा करने में उनका समय जो लगेगा 1/10, 10 ऊपर चल जाएगा, जो वो 10 दिन के बराबर होगा। अतः क ख ग कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। इसके बाद अगला जो उदाहरण है हमारा वो है कि 5 किलोग्राम व 4 किलोग्राम भार के 2 टिन और लेड सोल्डर सैंपल में टिन और लेड के भार अनुपात निम्नवत हैं। पहले में 30:70 सैंपल 5 किलोग्राम में और 40:60 सैंपल 4 किलोग्राम में, यानी कि 5 किलोग्राम का जो सैंपल है उसके अंदर हमारे पास 30:70 का लेड का और टिन का और लेड का अनुपात है, और 4 किलोग्राम के अंदर लेड और टिन का अनुपात 40:60 है।
यदि दोनों धातुओं में सैंपल को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रित सोल्डर में टिन और लेड का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहला है कि 5 किलोग्राम के सैंपल में टिन और लेड का अनुपात 30:70 है, तो दोनों अनुपातों का योग हो गया 30 + 70 = 100। और 4 किलोग्राम में हमारे पास 60 और 40 और 60 है, तो इसका भी हमारा अनुपात हो जाएगा 100। अब 5 किलोग्राम के सैंपल में टिन की जो मात्रा होगी वो 30/100 × 50, यानी कि टिन की मात्रा बटे अनुपातों का योग गुणा टोटल उसका वेट, तो 30/100 × 5 तो ये 1.5 किलो हो जाएगा। और लेड की मात्रा 70/100 × 5 = 3.5 किलो हो जाएगा। और 4 किलोग्राम की जो मात्रा निकालेंगे तो 4 किलोग्राम में टिन की मात्रा होगी 40/100 × 4 = 1.6, और 4 किलोग्राम में लेड की मात्रा होगी 60/100 × 4 = 2.4 kg। अब हमारे पास दोनों मिश्र धातुओं का कुल वजन हो गया 5 + 4 = 9 किलोग्राम, और टिन की मात्रा हो गई 1.5 + 1.6 = 3.1, और 3.5 + 2.4 हमारे लेड की मात्रा हो जाएगी। अतः मिश्र धातुओं में कुल टिन और लेड का अनुपात 3:1:1:5:9 होगा, या इसको हम 31:59 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो छोटा सा चैप्टर है औसत, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एवरेज। इसका अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक राशियों के योग और राशियों की संख्या का अनुपात औसत कहलाता है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसके अंदर हमारा ये उदाहरण है कि एबीसी में उनकी पूंजी क्रम से 3600, 4800 और 6000 रुपये है, तो औसत ज्ञात करें। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया ए की पूंजी है 3600, बी की पूंजी है 4800 और सी की पूंजी है 6000। तो औसत हो जाएगा हमारा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 3600 + 4800 + 60/3, इनका टोटल है 14400। इसमें 3 का भाग देंगे तो 4800, यानी कि तीनों की जो औसत राशि है वो 4800 रुपये होगी। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा, तीन धातुओं का भार क्रम से 45.302 kg, 44.982 kg और 45.716 kg है, तो उसका औसत भार ज्ञात कीजिए। यदि एक चौथी धातु को इसमें मिला दिया जाए और औसत हमारा 46 किलोग्राम हो तो चौथी धातु का भार ज्ञात कीजिए। ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम में भी आ चुका है। तो प्रश्न में दिया गया है 3 धातुओं का भार हमारा ये दे रखा है, तो इन तीनों धातुओं का औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन तीनों राशियों को जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे, तो 136 में 3 का भाग दिया तो वो 45.33 किलोग्राम हो जाएगा। माना चौथी धातु डी किलोग्राम है तथा 3 धातुओं का योग हमारा 136 है, इसलिए यहाँ 4 धातुओं का औसत हो जाएगा A + B + C + D बटे 4। तो यहाँ पे A + B + C बराबर 136 + D बटे 4, और ये हमारा 46 टोटल औसत है। 46 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद 46 × 4 184, इसमें से 36 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 48 किलो। यानी कि जो चौथी जो हमारी धातु मिलेगी उसकी जो 48 किलोग्राम का अगर वजन लेके आते हैं तो इनका जो टोटल औसत है वो हमारा 46 हो जाएगा। इसके बाद एक हमारा सवाल आता है, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या में क्रम से क्या अनुपात होगा। तो ये छोटा सा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब यहाँ पे हमारा परसेंटेज का जो सूत्र लग रहा है x का आधा बराबर 100, इसको जब काटेंगे तो ये 13/20 आएगा। उस कंडीशन में हम 20 को x से गुणा कर देंगे बटे 2 हो जाएगा, और ये 13 × y रह जाएगा। अब 20 को हम 2 से काट देंगे 10 बार, तो ये 10x हो गया, ये 13y हो गया। तो यहाँ पर x बटे y बराबर 13/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात x और y का 13:10 का होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, एक ITI में फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्यार्थी क्रम से 4:5 के अनुपात में थे। 65 अधिक विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन में शामिल हुए, तो यह अनुपात क्रम से 8:11 हो गए। तो बताइए फिटर ट्रेड में कितने विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर फिटर में छात्रों की संख्या 4x मान ली हमने, और इलेक्ट्रीशियन में छात्रों की संख्या 5x मान ली। अब फिटर की छात्रों की संख्या तो हमारी 4x रह जाएगी, लेकिन हमारे इलेक्ट्रीशियन के छात्रों की संख्या 5x + 65 हो जाएगी, जो हमारे 8:11 के बराबर होगी।
5x प्लस 65 हमारा समानुपात हो जाएगा 8:11। अतः सीधा अनुपात के नियम अनुसार 4x बटे 5x प्लस 65 बराबर 8/11। यहाँ 4x का 11 से गुणा हो जाएगा और 5x प्लस 65 का 8 से गुणा हो जाएगा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये 44x, ये हमारा 40x प्लस 65, इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये हमारी ये 40x, 44 में से 40x घट जाएगा तो 4x रह जाएगा बराबर 520। तो x बराबर आ जाएगा 520/4 बराबर 130। अतः फिटर ट्रेड में विद्यार्थियों की संख्या हमारी 4x बराबर। वेंकट के पास कुछ बतखे और 4 भेड़ें हैं। 130 बराबर 500। पशुओं के कुल सर 81 हैं और पाँव हमारे 268 हैं। तो वेंकट के पास कितने भेड़े हैं? x भेड़े हैं। माना वेंकट के पास x भेड़ हैं तो भेड़ों के पाँवों की संख्या होगी 4x। बतखों की संख्या है 81 माइनस x। बतखों के पाँवों की संख्या होगी 81 माइनस x गुणा 2, क्योंकि बतख के 2 पैर होते हैं और भेड़ के हमारे 4 पैर होते हैं। अतः प्रश्न अनुसार कुल पैरों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 81 माइनस x प्लस 4x बराबर 268। जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो 162 आएगा। ये 2x आ जाएगा, ये 4x में से 2x घट जाएगा तो 2x बच जाएगा और 162 को इधर ले जाएंगे तो ये 268 में से घट जाएगा तो ये 106 आ जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर 106, x बराबर 106/2 बराबर 53। तो यहाँ पर के पास वेंकट के पास 53 भेड़ होंगी। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी का योग तीसरी संख्या और 54 के योग के समान है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? माना हमारे पास संख्या 2x प्लस 3x प्लस 4s है। तो हमारे प्रश्न अनुसार 2x प्लस 4x यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग तीसरी संख्या और 54 के बराबर है। तो 3x प्लस 54 हो जाएगा। अब ये इसमें से 3x घट जाएगा तो 3x बराबर 54, x बराबर हमारी 18। अतः सबसे बड़ी संख्या होगी 4x। 4x के अंदर x का मान 18 रखने पर ये 72 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 2x जो कि 18 इंटू 2 36 हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला सवाल, ए और बी राज्यों की जनसंख्या का अनुपात 5:6 था। यदि ए राज्य की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है और बी राज्यों की राज्य की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या का नया अनुपात क्या होगा? प्रारंभ में जनसंख्या का अनुपात, यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। प्रारंभ में जनसंख्या का अनुपात 5:6 था। जनसंख्या में वृद्धि के बाद जनसंख्या का अनुपात ए में हो गया 112%, तो 5 गुणा 112/100, और बी में हो गया 10%, तो 6 गुणा 110/100। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 56 और 66। अतः जनसंख्या वृद्धि में अनुपात 28:33 होगा। 56 को और 66 को 2 से काटेंगे तो ये 28 और 33 आ जाएगा। उसके बाद हमारा आज का लास्ट सवाल इस वीडियो का, एक संख्या के वर्ग का दुगना दूसरी संख्या का 6 गुना है। एक संख्या के वर्ग का दुगना दूसरी संख्या का 6 गुना है। पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? माना वह संख्या हमारी x है तो प्रश्न अनुसार हमारी पहली संख्या 2x² हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी 6x हो जाएगी। तो हम इनके बीच में अनुपात निकालेंगे। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी √3 के बराबर। x से x कट जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 1:√3। अतः पहली और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात 1:3। इसके बाद अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो निमी से रिलेटेड सवाल होंगे जो चित्रों बेस पे आधारित होते हैं। इसी तरह के सवाल आपके एनसीईआरटी के एग्जाम में आते हैं। उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बना के और समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके उसके अंदर ऑल को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले और भी वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको ITI से संबंधित वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूरे कोर्स के वीडियो आपको प्राप्त हो सकेंगे। उसके साथ ही अप्रेंटिसशिप और एग्ज़ाम, ट्रेनिंग, एडमिशन, जॉब, उससे रिलेटेड भी मैं बीच बीच में वीडियो बना के डालूंगा जो आपको समय समय पर सूचनाएं देता रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।